नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाले हैं जो रहस्यमय भी है, शक्तिशाली भी है और कई बार खतरनाक भी साबित हो सकता है। यह विषय है डार्क साइकोलॉजी। डार्क साइकोलॉजी सुनते ही लोगों के मन में कई सवाल पैदा होते हैं। क्या यह माइंड कंट्रोल है? क्या यह लोगों को अपने वश में करने की कला है? क्या यह किसी के दिमाग को पढ़ने की तकनीक है? सच तो यह है कि डार्क साइकोलॉजी इन सभी चीजों से कहीं ज्यादा गहरी है। डार्क साइकोलॉजी मानव मन के उन तरीकों और व्यवहारों का अध्ययन है जिनका उपयोग कुछ लोग दूसरों को प्रभावित करने, नियंत्रित करने या उनका फायदा उठाने के लिए करते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह मानव व्यवहार की गहरी समझ है। हर इंसान के भीतर कुछ भावनाएं होती हैं: डर, लालच, प्यार, विश्वास, असुरक्षा, मान्यता पाने की इच्छा। और जब कोई व्यक्ति इन भावनाओं को समझ लेता है तो वह दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जानता है कि आपको असफलता से डर लगता है। वह बार बार आपको उसी डर की याद दिलाएगा। धीरे धीरे आप उसके बताए रास्ते पर चलने लगेंगे। आपको लगेगा कि आप अपनी मर्जी से निर्णय ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में आपके निर्णयों को प्रभावित किया जा चुका होगा। यही कारण है कि डार्क साइकोलॉजी को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज की दुनिया में मैनिपुलेशन हर जगह मौजूद है। कभी रिश्तों में, कभी दोस्ती में, कभी ऑफिस में, कभी बिजनेस में और कभी सोशल मीडिया पर। कई लोग दूसरों को नियंत्रित करने के लिए झूठ, डर, भावनात्मक दबाव का उपयोग करते हैं। वे सामने वाले को इतना भ्रमित कर देते हैं कि वह अपनी ही समझ पर शक करने लगता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात समझिए, डार्क साइकोलॉजी का ज्ञान किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होना चाहिए। इसका असली उद्देश्य है खुद को सुरक्षित रखना। जब आप किसी चाल को पहचान लेते हैं तो उसका शिकार बनने की संभावना कम हो जाती है। जब आप मैनिपुलेशन को समझ लेते हैं तो कोई भी आपको आसानी से अपने जाल में नहीं फंसा सकता। ज्ञान हमेशा सुरक्षा देता है और अज्ञानता हमेशा खतरा पैदा करती है। इसलिए इस पुस्तक में हमारा उद्देश्य किसी को नियंत्रित करना नहीं है। हमारा उद्देश्य है उन मानसिक खेलों को समझना जिनका उपयोग कुछ लोग दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए करते हैं। आने वाले अध्यायों में आप जानेंगे कि मैनिपुलेशन कैसे काम करती है, लोग इमोशनल कंट्रोल कैसे करते हैं, किस तरह कुछ लोग दूसरों का विश्वास जीतकर उनका फायदा उठाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप सीखेंगे कि इन सभी रणनीतियों से खुद को कैसे बचाया जाए। क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति शारीरिक ताकत नहीं है, सबसे बड़ी शक्ति है मानव मन को समझने की शक्ति। और जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है उसे नियंत्रित करना लगभग असंभव हो जाता है। तो तैयार हो जाइए मानव मन के उस अंधेरे और रहस्यमय संसार में प्रवेश करने के लिए, जहां हर मुस्कान के पीछे एक इरादा हो सकता है, हर शब्द के पीछे एक उद्देश्य हो सकता है और हर प्रभाव के पीछे छिपा हो सकता है एक मनोवैज्ञानिक खेल। स्वागत है आपकी डार्क साइकोलॉजी की इस रोमांचक यात्रा में। चैप्टर 1, मैनिपुलेशन टेक्निक्स। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी व्यक्ति ने आपको ऐसी बात मनवा दी जिसे आप पहले कभी मानने के लिए तैयार नहीं थे? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी की मदद की जबकि आपका मन नहीं था? या फिर किसी ने आपको इतना गिल्टी महसूस कराया कि आपको उसकी बात माननी ही पड़ी? अगर आपका जवाब हाँ है तो संभव है कि आप मैनिपुलेशन का अनुभव कर चुके हों। मैनिपुलेशन एक ऐसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति दूसरे की भावनाओं, सोच या निर्णयों को अपने फायदे के लिए प्रभावित करने की कोशिश करता है। मैनिपुलेशन हमेशा खुलकर नहीं होती। कई बार यह इतनी सूक्ष्म होती है कि सामने वाले को इसका एहसास भी नहीं होता। मैनिपुलेटर्स अक्सर लोगों की भावनाओं, डर, इच्छाओं और कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। उनका उद्देश्य होता है कि सामने वाला वही करे जो वे चाहते हैं। सबसे आम तकनीकों में से एक है इमोशनल मैनिपुलेशन। इसमें व्यक्ति आपकी भावनाओं का उपयोग करके आप पर प्रभाव डालने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए, कोई बार बार यह कह सकता है, अगर तुम सच में मेरी परवाह करते हो तो मेरी बात मानोगे। ऐसे शब्द सामने वाले में अपराध बोध पैदा कर सकते हैं और उसे निर्णय बदलने पर मजबूर कर सकते हैं। दूसरी तकनीक है गिल्ट ट्रिपिंग। इसमें व्यक्ति आपको दोषी महसूस कराता है ताकि आप उसकी इच्छा पूरी करें। वह आपको यह महसूस करा सकता है कि यदि आपने उसकी बात नहीं मानी तो आप स्वार्थी या बुरे इंसान हैं। तीसरी तकनीक है प्लेइंग द विक्टिम। कुछ लोग हमेशा खुद को पीड़ित के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे हर समस्या का दोष दूसरों पर डालते हैं और सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं।
धीरे धीरे लोग उनकी मदद करने और उनकी बात मानने लगते हैं। एक और शक्तिशाली तकनीक है लव बॉम्बिंग। इसमें कोई व्यक्ति शुरुआत में बहुत अधिक प्रशंसा, ध्यान और प्यार दिखाता है। वह आपको विशेष महसूस कराता है, लेकिन बाद में उसी स्नेह का उपयोग नियंत्रण और दबाव बनाने के लिए किया जा सकता है। कुछ मैनिपुलेटर्स फियर इन्फ्लुएंस का भी उपयोग करते हैं। वे डर पैदा करके लोगों के निर्णयों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। जब इंसान डर में होता है तो उसकी सोचने और सही निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ सकती है। मैनिपुलेशन का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह अक्सर विश्वास के रिश्तों में होती है। दोस्तों के बीच, रिश्तों में, परिवार में या कार्यस्थल पर। इसीलिए इसे पहचानना आसान नहीं होता। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जागरूकता सबसे बड़ी सुरक्षा है। जब आप किसी के शब्दों और व्यवहार को ध्यान से देखना शुरू करते हैं तो मैनिपुलेशन के संकेत दिखाई देने लगते हैं। खुद पर भरोसा रखें, अपने निर्णयों को समझें और किसी भी ऐसे व्यक्ति से सावधान रहें जो बार बार आपकी भावनाओं का उपयोग करके आपको नियंत्रित करने की कोशिश करता हो। याद रखिए, सच्चा प्रभाव प्रेरित करता है, लेकिन मैनिपुलेशन नियंत्रित करने की कोशिश करती है। और इन दोनों के बीच का अंतर समझना ही मानसिक स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। चैप्टर 2, माइंड कंट्रोल मेथड्स। क्या सच में कोई इंसान दूसरे के दिमाग को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है? फिल्मों और कहानियों में माइंड कंट्रोल को अक्सर एक जादुई शक्ति की तरह दिखाया जाता है, लेकिन वास्तविक जीवन में माइंड कंट्रोल किसी जादू का नाम नहीं है। यह उन मनोवैज्ञानिक तरीकों को समझने का विषय है जिनके माध्यम से लोग दूसरों की सोच और निर्णयों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। मानव मस्तिष्क लगातार अपने आसपास की जानकारी से प्रभावित होता है। हम जो देखते हैं, सुनते हैं और अनुभव करते हैं, वही हमारी सोच का हिस्सा बन जाता है। इसी कारण कुछ लोग प्रभावशाली शब्दों, बार बार दोहराए गए विचारों या सामाजिक दबाव का उपयोग करके दूसरों की राय बदलने का प्रयास करते हैं। एक महत्वपूर्ण तरीका है रेपिटेशन। जब कोई विचार बार बार हमारे सामने आता है तो हमारा मस्तिष्क उसे अधिक परिचित और विश्वसनीय मानने लगता है। यही कारण है कि विज्ञापनों, नारों और संदेशों को बार बार दोहराया जाता है। दूसरा तरीका है ऑथोरिटी इन्फ्लुएंस। लोग अक्सर उन व्यक्तियों की बातों पर अधिक विश्वास करते हैं जिन्हें वे विशेषज्ञ, नेता या प्रभावशाली मानते हैं। जब कोई व्यक्ति अधिकार या प्रतिष्ठा के साथ बात करता है तो उसकी बातों का प्रभाव बढ़ जाता है। तीसरा तरीका है सोशल प्रूफ। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। जब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग किसी विचार या व्यवहार को स्वीकार कर रहे हैं तो हम भी उसे सही मानने लगते हैं। इसी वजह से लोग अक्सर भीड़ का अनुसरण करते हैं। एक और प्रभावशाली तरीका है इमोशनल ट्रिगरिंग। डर, खुशी, उत्साह जैसी भावनाएं हमारे निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं। जब कोई व्यक्ति हमारी भावनाओं को छूता है तो हम कई बार तर्क से ज्यादा भावना के आधार पर निर्णय लेने लगते हैं। यही कारण है कि जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप किसी संदेश, विचार या व्यक्ति के प्रभाव को समझने लगते हैं तो आपके लिए स्वतंत्र रूप से सोचना आसान हो जाता है। माइंड कंट्रोल के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक मजबूत और जागरूक मन को पूरी तरह नियंत्रित करना बेहद कठिन होता है। जो व्यक्ति सवाल पूछता है, तथ्यों की जांच करता है और अपने निर्णय स्वयं लेने की आदत रखता है, वह दूसरों के अनुचित प्रभाव से बेहतर तरीके से बच सकता है। इसीलिए इस अध्याय का उद्देश्य किसी को नियंत्रित करना नहीं, सबसे नहीं, बल्कि यह समझना है कि प्रभाव कैसे काम करता है और हम अपने विचारों की स्वतंत्रता को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। याद रखिए, सबसे बड़ी शक्ति दूसरों के मन पर नियंत्रण नहीं है, सबसे बड़ी शक्ति अपने मन पर नियंत्रण है। और जो व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और निर्णयों को समझ लेता है, उसे भ्रमित करना या प्रभावित करना कहीं अधिक कठिन हो जाता है। चैप्टर 3, पर्सुएशन एंड इन्फ्लुएंस। पर्सुएशन का मतलब है किसी व्यक्ति को तर्क, विश्वास और प्रभावशाली संवाद के माध्यम से किसी विचार या निर्णय के लिए तैयार करना। वहीं इन्फ्लुएंस वह शक्ति है जिसके माध्यम से हम किसी व्यक्ति की सोच, भावनाओं और व्यवहार पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। हर दिन हम इन्फ्लुएंस के प्रभाव में रहते हैं। जब कोई मित्र हमें कोई किताब पढ़ने की सलाह देता है, जब कोई शिक्षक हमें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है, जब कोई नेता लोगों को एक लक्ष्य के लिए एकजुट करता है, तो वहां इन्फ्लुएंस काम कर रहा होता है। लेकिन सवाल यह है कि कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक प्रभावशाली क्यों होते हैं? इसका पहला कारण है ट्रस्ट। लोग उन्हीं की बातों पर विश्वास करते हैं जिन पर उन्हें भरोसा होता है। यदि कोई व्यक्ति ईमानदार, विश्वसनीय
और लगातार सही निर्णय लेता है तो उसकी बातों का प्रभाव अपने आप बढ़ जाता है। दूसरा कारण है कम्युनिकेशन स्किल। महान इन्फ्लुएंसर्स केवल बोलते नहीं हैं, वे लोगों को समझते भी हैं। वे सही शब्दों का चयन करते हैं और अपनी बात को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि सामने वाला उसे आसानी से समझ सके। तीसरा कारण है कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास लोगों को आकर्षित करता है। जब कोई व्यक्ति अपनी बात पूरी स्पष्टता और विश्वास के साथ रखता है तो लोग उसकी बातों को अधिक गंभीरता से लेते हैं। एक और महत्वपूर्ण तत्व है एम्पैथी। जो व्यक्ति दूसरों की भावनाओं और जरूरतों को समझता है वह उन पर अधिक सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। लोग उन व्यक्तियों से जुड़ना पसंद करते हैं जो उन्हें समझते हैं। लेकिन पर्सुएजन और मैनिपुलेशन में एक महत्वपूर्ण अंतर है। पर्सुएजन का उद्देश्य दोनों पक्षों के लिए लाभदायक समाधान खोजना होता है, जबकि मैनिपुलेशन का उद्देश्य अक्सर केवल अपना फायदा देखना होता है। पर्सुएशन सम्मान पर आधारित होती है, मैनिपुलेशन नियंत्रण पर आधारित होती है। पर्सुएशन लोगों को विकल्प देती है, मैनिपुलेशन लोगों से विकल्प छीनने की कोशिश करती है। इसीलिए इन्फ्लुएंस एक शक्तिशाली शक्ति है। इसका उपयोग लोगों को प्रेरित करने, नेतृत्व करने और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए किया जा सकता है। इतिहास में महान नेताओं, शिक्षकों और विचारकों ने लोगों को तलवार से नहीं बल्कि अपने विचारों और प्रभाव से जीता है। उन्होंने लोगों के दिल और दिमाग दोनों को छुआ। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी आवाज नहीं है। आपकी सबसे बड़ी ताकत वह विश्वास है जो लोग आपकी बातों पर करते हैं। और जब विश्वास, ईमानदारी और सही उद्देश्य एक साथ आते हैं तब जन्म लेती है वास्तविक इन्फ्लुएंस। क्योंकि दुनिया में सबसे स्थायी शक्ति डर नहीं होती, सबसे स्थायी शक्ति होती है प्रेरणा। और जो व्यक्ति दूसरों को प्रेरित करना सीख जाता है वह बिना किसी दबाव के लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता है। चैप्टर 4, बॉडी लैंग्वेज सीक्रेट्स। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जो कुछ और कह रहा था लेकिन उसका चेहरा कुछ और बता रहा था? क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी की मुस्कान नकली लग रही है, भले ही वह हंस रहा हो? या फिर किसी व्यक्ति से मिलते ही आपको यह एहसास हुआ हो कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जबकि उसने एक भी गलत शब्द नहीं कहा? अगर ऐसा हुआ है तो आपने बॉडी लैंग्वेज की शक्ति को महसूस किया है। बॉडी लैंग्वेज इंसान की वह मौन भाषा है जो बिना शब्दों के बहुत कुछ कह देती है। विशेषज्ञों का मानना है कि बातचीत के दौरान केवल शब्द ही नहीं बल्कि चेहरे के भाव, हाथों की हरकतें, बैठने का तरीका, आंखों का संपर्क और शरीर की मुद्रा भी महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। कई बार लोग अपने शब्दों को नियंत्रित कर लेते हैं लेकिन अपने शरीर के संकेतों को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पाते। यही कारण है कि बॉडी लैंग्वेज को समझना लोगों को बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकता है। जब कोई व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है तो उसकी मुद्रा खुली और संतुलित होती है। वह आंखों में देखकर बात करता है, उसके हाव भाव स्वाभाविक होते हैं। दूसरी ओर जब कोई व्यक्ति असहज या चिंतित महसूस करता है तो वह बार बार हाथ हिला सकता है, नजरें चुरा सकता है या अपनी स्थिति बदल सकता है। आंखें बॉडी लैंग्वेज का सबसे शक्तिशाली हिस्सा मानी जाती हैं। इन्हें अक्सर मन की खिड़की कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति ध्यान से सुन रहा होता है तो उसकी आंखों में रुचि दिखाई देती है। जब कोई व्यक्ति असहज महसूस करता है तो वह बार बार नजरें हटा सकता है। हालांकि केवल एक संकेत देखकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होता। बॉडी लैंग्वेज को हमेशा पूरे संदर्भ के साथ समझना चाहिए। हाथों की गतिविधियां भी बहुत कुछ बताती हैं। खुले हाथ अक्सर खुलेपन और ईमानदारी का संकेत माने जाते हैं, जबकि लगातार रक्षात्मक मुद्रा में रहना असहजता या दूरी का संकेत हो सकता है। चेहरे के भाव भी भावनाओं के महत्वपूर्ण संकेत होते हैं। खुशी, आश्चर्य, दुख, गुस्सा और डर जैसी भावनाएं अक्सर चेहरे पर दिखाई देती हैं। कई बार लोग शब्दों से अपनी भावनाएं छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके चेहरे के सूक्ष्म भाव बहुत कुछ बता देते हैं। एक प्रभावशाली व्यक्ति केवल शब्दों से नहीं, बॉडी लैंग्वेज से भी विश्वास पैदा करता है। उसकी मुद्रा आत्मविश्वास दर्शाती है, उसका व्यवहार संतुलित होता है और उसकी उपस्थिति लोगों पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ती है। लेकिन याद रखिए, बॉडी लैंग्वेज कोई जादुई तकनीक नहीं है जिससे किसी के मन को पूरी तरह पढ़ा जा सके। यह केवल संकेत देती है। सही समझ के लिए हमेशा शब्दों, परिस्थितियों और व्यवहार को एक साथ देखना आवश्यक है। जो व्यक्ति लोगों की बॉडी लैंग्वेज को समझना सीख जाता है वह संचार की एक नई दुनिया में प्रवेश करता है।
वह केवल शब्द नहीं सुनता, वह भावनाओं को समझता है। वह केवल चेहरे नहीं देखता, वह आत्मविश्वास, संकोच के संकेतों को पहचानना सीखता है। और यही क्षमता उसे लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद करती है, क्योंकि कई बार सबसे महत्वपूर्ण बातें शब्दों में नहीं कही जाती, वे शरीर की खामोश भाषा में छिपी होती हैं। चैप्टर 5, NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जिसकी बातें सीधे आपके दिल और दिमाग पर असर करती हों? कुछ लोग बोलते हैं और हम सुनते हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं और हम महसूस करते हैं। उनकी बातें हमारे अंदर उतर जाती हैं। उनके शब्द हमें प्रेरित करते हैं, सोचने पर मजबूर करते हैं और कई बार हमारे दृष्टिकोण को बदल देते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या केवल शब्दों में इतनी शक्ति होती है या इसके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक रहस्य छिपा है? इसी सवाल का उत्तर खोजने की कोशिश करता है NLP, यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। NLP एक ऐसा मॉडल है जो यह समझने का प्रयास करता है कि इंसान अपने अनुभवों, विचारों, भाषा और व्यवहार के बीच संबंध कैसे बनाता है। आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। न्यूरो का संबंध हमारे मस्तिष्क और मानसिक प्रक्रियाओं से है। लिंग्विस्टिक का संबंध भाषा और संचार से है, और प्रोग्रामिंग का मतलब है वे मानसिक पैटर्न और आदतें जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। दूसरे शब्दों में, NLP यह समझने की कोशिश करता है कि हमारे विचार, हमारी भाषा और हमारा व्यवहार एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। कल्पना कीजिए कि दो लोग एक ही परिस्थिति का सामना करते हैं। एक व्यक्ति उसे अवसर के रूप में देखता है, दूसरा उसे समस्या के रूप में। परिस्थिति एक जैसी है, लेकिन सोच अलग है, और यही सोच उनके निर्णयों और परिणामों को प्रभावित करती है। NLP का मूल विचार यह है कि जिस तरह हम अपने अनुभवों को अपने मन में प्रस्तुत करते हैं, उसी तरह हमारी भावनाएं और व्यवहार विकसित होते हैं। भाषा केवल दूसरों से संवाद करने का माध्यम नहीं है, भाषा हमारे अपने मन से संवाद करने का भी माध्यम है। जब कोई व्यक्ति बार बार खुद से कहता है, मैं यह नहीं कर सकता, तो उसका आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है। लेकिन जब वही व्यक्ति अपने दृष्टिकोण को बदलकर कहता है, मैं सीख सकता हूं और बेहतर बन सकता हूं, तो उसकी मानसिक स्थिति भी बदलने लगती है। यही कारण है कि शब्दों की शक्ति को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। NLP यह भी सिखाता है कि बेहतर कम्युनिकेशन के लिए केवल बोलना ही पर्याप्त नहीं है, सामने वाले को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। महान कम्युनिकेटर्स केवल शब्द नहीं सुनते, वे भावनाएं समझते हैं, वे दृष्टिकोण समझते हैं, वे यह समझने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति दुनिया को किस नजर से देख रहा है। यही समझ प्रभावशाली संवाद की नींव बनती है। हालांकि NLP के बारे में अलग अलग मत हैं और इसके कुछ दावों पर वैज्ञानिक समुदाय में बहस भी होती रही है, इसलिए इसे किसी जादुई तकनीक या मन पढ़ने की शक्ति के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे कम्युनिकेशन, सेल्फ अवेयरनेस और पर्सनल डेवलपमेंट को समझने के एक दृष्टिकोण के रूप में देखना अधिक उचित है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आपके शब्द आपकी दुनिया बना सकते हैं। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने मन से कैसे बात करते हैं और आप दूसरों के साथ कैसे संवाद करते हैं, ये सभी बातें आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। चैप्टर 6, गैसलाइटिंग एंड डिसेप्शन। क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जहां आपको अपनी ही याददाश्त पर शक होने लगा हो? क्या कभी किसी ने आपकी बात को बार बार गलत साबित करने की कोशिश की हो, जबकि आपको पूरा यकीन था कि आप सही हैं? क्या कभी ऐसा लगा कि धीरे धीरे आप अपने ही विचारों और फैसलों पर भरोसा खोते जा रहे हैं? अगर ऐसा हुआ है, तो हो सकता है कि आप गैसलाइटिंग जैसी मनोवैज्ञानिक चाल का सामना कर चुके हों। गैसलाइटिंग एक ऐसी मानसिक मैनिपुलेशन है जिसमें कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसकी अपनी यादों, भावनाओं और समझ पर संदेह करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। यह अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है, इतना धीरे कि कई बार शिकार व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। गैसलाइटिंग करने वाला व्यक्ति अक्सर आपकी बातों को नकार देता है। वह कह सकता है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तुम हमेशा बढ़ा चढ़ाकर बात करते हो, तुम्हें सही से याद नहीं है, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। शुरुआत में ये बातें सामान्य लग सकती हैं, लेकिन जब इन्हें बार बार दोहराया जाता है तो व्यक्ति अपनी ही समझ पर सवाल उठाने लगता है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है, और यही गैसलाइटिंग का उद्देश्य होता है। डिसेप्शन यानी धोखा भी इसी तरह की एक रणनीति है। इसमें व्यक्ति सच को छिपाने
तोड़ मरोड़ कर पेश करने या झूठी जानकारी देने की कोशिश करता है ताकि सामने वाला वास्तविकता को सही ढंग से न समझ सके। धोखा हमेशा बड़े झूठ के रूप में नहीं आता। कई बार यह छोटी छोटी आधी सच्चाइयों के रूप में आता है। कुछ सच बताया जाता है, कुछ छिपाया जाता है और सामने वाला भ्रमित हो जाता है। गैसलाइटिंग और डिसेप्शन का सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह व्यक्ति की मानसिक स्पष्टता को कमजोर कर सकते हैं। जब कोई लगातार आपकी भावनाओं, अनुभवों या यादों को गलत साबित करने की कोशिश करता है तो आप अपने ही निर्णयों पर भरोसा खो सकते हैं। इसीलिए जागरूकता बेहद महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति लगातार आपकी वास्तविकता को नकारता है, आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाता है या आपको हर बात के लिए दोषी ठहराता है, तो यह एक चेतावनी का संकेत हो सकता है। स्वस्थ रिश्तों में असहमति हो सकती है, गलतफहमियां भी हो सकती हैं, लेकिन वहां सम्मान होता है, वहां आपकी भावनाओं को महत्व दिया जाता है, वहां आपकी बात सुनी जाती है। जबकि गैसलाइटिंग में व्यक्ति आपकी वास्तविकता को कमजोर करने की कोशिश करता है। याद रखिए, आत्मविश्वास केवल दूसरों पर भरोसा करने से नहीं बनता। आत्मविश्वास अपने अनुभवों, अपने विचारों और अपनी समझ पर विश्वास करने से बनता है। जो व्यक्ति खुद पर भरोसा करना सीख जाता है, उसे भ्रमित करना कहीं अधिक कठिन हो जाता है। इसलिए हमेशा तथ्यों पर ध्यान दीजिए, अपने अनुभवों को महत्व दीजिए और किसी को भी यह अधिकार मत दीजिए कि वह आपको आपकी ही वास्तविकता पर संदेह करने के लिए मजबूर कर दे। क्योंकि मानसिक स्वतंत्रता की शुरुआत तब होती है जब आप अपने मन की आवाज पर भरोसा करना सीख जाते हैं, और यही गैसलाइटिंग और डिसेप्शन से बचाव की सबसे बड़ी शक्ति है। चैप्टर 7। अब डिटेक्टिंग मैनिपुलेटर्स क्या होगा अगर कोई व्यक्ति आपको नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा हो और आपको इसका पता ही न चले। क्या होगा अगर कोई आपकी भावनाओं, आपकी अच्छाई और आपके भरोसे का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहा हो। सबसे खतरनाक मैनिपुलेटर्स वे नहीं होते जो खुलकर सामने आते हैं। सबसे खतरनाक वे होते हैं जो मुस्कुराते हैं, आपका विश्वास जीतते हैं और फिर धीरे धीरे आपके निर्णयों पर प्रभाव डालने लगते हैं। इसीलिए मैनिपुलेटर्स को पहचानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस खतरे को आप पहचान लेते हैं उससे बचना आसान हो जाता है। मैनिपुलेटर की पहली पहचान है अत्यधिक नियंत्रण की इच्छा। ऐसे लोग चाहते हैं कि हर चीज उनकी मर्जी के अनुसार हो। वे आपकी पसंद, आपके फैसलों और यहां तक कि आपकी सोच को भी प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। शुरुआत में यह चिंता या देखभाल जैसा लग सकता है, लेकिन समय के साथ यह नियंत्रण का रूप ले सकता है। दूसरी पहचान है बार बार अपराध बोध पैदा करना। मैनिपुलेटर अक्सर आपको दोषी महसूस कराने की कोशिश करता है। वह आपको यह महसूस करा सकता है कि यदि आपने उसकी बात नहीं मानी तो आप गलत हैं। धीरे धीरे आप हर निर्णय में खुद को दोष देने लगते हैं। तीसरी पहचान है सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। जब कोई व्यक्ति बार बार तथ्यों को बदलता है, अपनी बातों से मुकर जाता है या आपकी यादों को गलत साबित करने की कोशिश करता है, तो यह एक चेतावनी का संकेत हो सकता है। चौथी पहचान है हमेशा खुद को पीड़ित दिखाना। कुछ लोग हर समस्या में खुद को बेबस और पीड़ित साबित करते हैं। वे कभी अपनी गलतियों की जिम्मेदारी नहीं लेते। उनकी हर कहानी में गलती किसी और की होती है और वे सहानुभूति का उपयोग करके लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। पांचवी पहचान है अत्यधिक प्रशंसा और अचानक बदलाव। कुछ मैनिपुलेटर्स शुरुआत में आपको बहुत खास महसूस कराते हैं। वे आपकी हर बात की तारीफ करते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे उन्हें आपसे बेहतर कोई नहीं समझता। लेकिन जैसे ही उनका उद्देश्य पूरा होने लगता है, उनका व्यवहार बदल सकता है। यही कारण है कि केवल शब्दों पर नहीं, बल्कि लगातार दिखाई देने वाले व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण संकेत है सीमाओं का सम्मान न करना। स्वस्थ रिश्तों में लोग आपकी व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन मैनिपुलेटर आपकी ना को स्वीकार करने में कठिनाई महसूस कर सकता है। वह बार बार दबाव डाल सकता है या आपको अपना निर्णय बदलने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी एक व्यवहार के आधार पर किसी को मैनिपुलेटर घोषित नहीं किया जा सकता। हर इंसान कभी न कभी गलती करता है। असली पहचान लगातार दिखाई देने वाले व्यवहारों से होती है। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपको भ्रमित करता है, आपकी भावनाओं का फायदा उठाता है, आपके आत्मविश्वास को कमजोर करता है या आपको नियंत्रित करने की कोशिश करता है, तो सावधान रहने की आवश्यकता हो सकती है। याद रखिए, मैनिपुलेटर की सबसे बड़ी ताकत आपकी अनजानी कमजोरी होती है और आपकी सबसे बड़ी ताकत जागरूकता।
जब आप लोगों को समझना सीख जाते हैं, जब आप अपने आत्मसम्मान को महत्व देते हैं और जब आप अपनी सीमाएं तय करना सीख जाते हैं, तब किसी के लिए भी आपको नियंत्रित करना बहुत कठिन हो जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को समझता है, अपनी सोच पर भरोसा करता है और अपने मूल्यों पर दृढ़ रहता है, वह किसी भी मैनिपुलेटर के लिए सबसे कठिन लक्ष्य बन जाता है। और यही मानसिक स्वतंत्रता की असली पहचान है। चैप्टर 8, सेल्फ प्रोटेक्शन स्ट्रेटजीज। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी मैनिपुलेटर, डिसीवर या टॉक्सिक व्यक्ति के खिलाफ सबसे शक्तिशाली हथियार क्या है? क्या यह ताकत है? क्या यह पैसा है? या फिर कोई विशेष तकनीक? नहीं, सबसे बड़ी सुरक्षा है जागरूकता। क्योंकि जिस व्यक्ति को अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपने मूल्यों की समझ होती है, उसे नियंत्रित करना बहुत कठिन हो जाता है। डार्क साइकोलॉजी के पिछले अध्यायों में हमने देखा कि कुछ लोग भावनाओं, शब्दों और मानसिक रणनीतियों का उपयोग करके दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, हम खुद को इन प्रभावों से कैसे सुरक्षित रखें? पहली रणनीति है सेल्फ अवेयरनेस। खुद को जानिए, अपनी भावनाओं को समझिए, अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानिए। मैनिपुलेटर अक्सर उन्हीं जगहों पर हमला करता है जहां व्यक्ति खुद को नहीं समझता। लेकिन जब आप अपनी भावनाओं को पहचानना सीख जाते हैं, तो किसी के लिए भी उनका गलत फायदा उठाना कठिन हो जाता है। दूसरी रणनीति है क्रिटिकल थिंकिंग। हर बात को बिना सोचे समझे स्वीकार मत कीजिए। सवाल पूछिए, तथ्यों की जांच कीजिए। यदि कोई व्यक्ति आपको जल्दी निर्णय लेने के लिए दबाव डाल रहा है, तो रुककर सोचिए। सच्चाई कभी भी जांच से नहीं डरती। तीसरी रणनीति है हेल्दी बाउंड्रीज। अपने जीवन में स्पष्ट सीमाएं तय कीजिए। हर किसी को अपनी भावनाओं, समय और ऊर्जा तक असीमित पहुंच मत दीजिए। जब आवश्यक हो, ना कहना सीखिए। याद रखिए, ना कहना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान का संकेत है। चौथी रणनीति है इमोशनल कंट्रोल। मैनिपुलेटर्स अक्सर भावनाओं का उपयोग करते हैं। वे आपको गुस्सा दिला सकते हैं, डरा सकते हैं या अपराध बोध पैदा कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अपनी भावनाओं को शांत रखकर निर्णय लेते हैं, तो उनका प्रभाव कम हो जाता है। भावनाओं पर नियंत्रण का मतलब उन्हें दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें समझकर सही दिशा में उपयोग करना है। पांचवी रणनीति है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो व्यक्ति खुद पर भरोसा करता है, उसे भ्रमित करना कठिन होता है। अपने निर्णयों का सम्मान कीजिए, अपनी उपलब्धियों को याद रखिए और दूसरों की राय को अपनी पहचान मत बनने दीजिए। कमजोर आत्मविश्वास अक्सर मैनिपुलेशन के लिए रास्ता खोल देता है। एक और महत्वपूर्ण रणनीति है सही लोगों का चुनाव। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपका सम्मान करते हों, जो आपकी सफलता से खुश हों, जो आपकी सीमाओं का सम्मान करें और जो आपको नियंत्रित करने के बजाय आपका समर्थन करें। क्योंकि हमारा वातावरण हमारी मानसिक शक्ति को बहुत प्रभावित करता है। याद रखिए, हर व्यक्ति आपके जीवन में अच्छे इरादों के साथ नहीं आता, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि हर किसी पर शक किया जाए। समझदारी का मतलब डर में जीना नहीं है। समझदारी का मतलब है जागरूक होकर जीना। जब आपके पास ज्ञान होता है, जब आपके पास आत्मसम्मान होता है और जब आपके पास स्पष्ट सीमाएं होती हैं, तब कोई भी मानसिक खेल आपको आसानी से प्रभावित नहीं कर सकता। इस पुस्तक का सबसे बड़ा संदेश यही है, दूसरों को नियंत्रित करना शक्ति नहीं है, खुद को नियंत्रित करना ही असली शक्ति है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और निर्णयों का मालिक बन जाता है, उसे कोई भी मैनिपुलेटर, कोई भी धोखा और कोई भी मानसिक खेल लंबे समय तक कमजोर नहीं कर सकता। और यही है वास्तविक मानसिक स्वतंत्रता। यही है आत्मसुरक्षा की सबसे बड़ी रणनीति और यही है एक मजबूत और जागरूक जीवन की पहचान। तो दोस्तों, आज हमने डार्क साइकोलॉजी की उस दुनिया को समझने की कोशिश की जिसके बारे में बहुत लोग बात तो करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में समझते हैं। हमने जाना कि मैनिपुलेशन कैसे काम करती है, माइंड इन्फ्लुएंस किस तरह हमारे फैसलों को प्रभावित कर सकता है, इमोशनल मैनिपुलेशन कैसे हमारी भावनाओं को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है, और गैसलाइटिंग, डिसेप्शन तथा टॉक्सिक बिहेवियर जैसे मानसिक खेल किस प्रकार किसी व्यक्ति के आत्मविश्वास को कमजोर कर सकते हैं। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण सबक क्या है? सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं है, सबसे बड़ी शक्ति खुद को समझने में है। जब आप अपनी भावनाओं को समझते हैं, जब आप अपने विचारों पर भरोसा करना सीखते हैं,
जब आप अपनी सीमाएं तय करना सीखते हैं और जब आप हर परिस्थिति में जागरूक रहना सीख जाते हैं, तब कोई भी व्यक्ति आसानी से आपके मन और आपके निर्णयों पर नियंत्रण नहीं कर सकता। याद रखिए, हर मुस्कुराता चेहरा ईमानदार नहीं होता, हर मीठी बात सच्ची नहीं होती और हर सलाह आपके हित में नहीं होती। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया बुरी है। इसका मतलब केवल इतना है कि आपको समझदारी और जागरूकता के साथ जीना सीखना होगा। ज्ञान आपको डराने के लिए नहीं होता, ज्ञान आपको मजबूत बनाने के लिए होता है। और अब आपके पास वह ज्ञान है जो आपको मानसिक खेलों को पहचानने, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने और बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकता है। इसीलिए आज के बाद किसी को अपने मन की चाबी मत दीजिए। अपनी सोच के मालिक बनिए, अपनी भावनाओं के संरक्षक बनिए और अपने जीवन के फैसले खुद लीजिए। क्योंकि जिस दिन आप अपने मन पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं, उसी दिन से दुनिया की कोई भी मैनिपुलेशन आपको कमजोर नहीं कर सकती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि ऐसी ही पावरफुल बुक्स और लाइफ चेंजिंग नॉलेज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। याद रखिए, दूसरों के मन को जीतने से पहले अपने मन को जीतना सीखिए, क्योंकि असली शक्ति वहीं से शुरू होती है।